नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पूसा ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2023 का किया आयोजन। कई राज्यों के कृषि मंत्रालय के सचिव और कृषि विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव ने कहा, यूरिया पर्याप्त मात्रा में राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नैनो यूरिया भविष्य की तकनीक, इससे अच्छे परिणाम आए सामने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को किया संबोधित। कहा, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में होनी चाहिए जन भागीदारी। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं की है रीढ़। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। रुपाला ने मत्स्य पालन विभाग के कार्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा की। 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया भाग। प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए नैफेड और एनसीसीएफ की 29 सितंबर को दिल्ली में होगी बैठक। किसानों से सीधे प्याज खरीदने की मांग पर लिया जाएगा निर्णय। नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 2 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया प्याज। इससे प्याज उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मिला फायदा। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पूसा ने मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2023 का आयोजन किया। इसमें कई राज्यों के कृषि मंत्रालय के सचिव और कृषि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसम के दौरान फसल निष्पादन की समीक्षा और आंकलन करना तथा राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिए फसल बार लक्ष्य तय करना, महत्वपूर्ण इनपुट की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उत्पादन बढ़ाने तथा फसलों की उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। सरकार की प्राथमिकता चावल और गेहूं जैसी अतिरिक्त वस्तुओं से लेकर तिलहन और दालों जैसी कमी वाली वस्तुओं और उच्च मूल्य वाली निर्यात आय वाली फसलों की और भूमि का परिवर्तन करने के लिए कृषि पारिस्थितिकी आधारित फसल योजना है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कृति संकल्पित है। यूरिया की नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। नैनो यूरिया भविष्य की तकनीक है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। You have to develop a system to connect the soil with fertilizer use and use the innovations. Sulfur coated urea will come to you very soon. The nanotechnology, which is going to be a future for the farming sector, both in nano urea and DAP, nano DAP, please experiment, please utilize it. We have huge amount of evidence now that nano urea is actually working. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि मकई और दालों के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। डेटा के लिए कई पोर्टल तैयार किए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रबी की फसलों की बुआई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। 70 मिलियन कुछ हेक्टेयर इसमें कृषि होती है रबी में, उसमें से 30 मिलियन में तो गेहूं हो लगता है। तो गेहूं में जैसे पिछले 2 साल हमने देखा है कि वहाँ पे हीट वेव आया था 2 साल पहले, पिछले साल आने की संभावना थी। तो उसके लिए जोर दिया गया है कि जो क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटी हैं या हीट टॉलरेंट वैरायटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करा जाए। पिछले साल हमने अनुमान लगाया था कुल 47% क्षेत्र में इस प्रकार के बीज प्रयोग करे जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अधिक से अधिक एरिया में इस प्रकार के बीज प्रयोग करा जाए। और राज्यों को यही निर्देश दिया है कि वो इस प्रकार के प्लानिंग करें और हर एक फसल में
इस प्रकार का उनका जो एक सीड रोलिंग प्लान होता है, जिसमें उसकी इस तरह से तैयारी करें, उस तरह से इंडेंट प्लेस करें और उसको किसानों तक ले जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिटिंग केंद्र और राज्यों की सभी योजनाओं की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोशल ऑडिटिंग की प्रक्रिया में जन भागीदारी केंद्र बिंदु होनी चाहिए और सोशल ऑडिटिंग का अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी संबंधितों द्वारा योजना पर ऑडिट के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से पैसे की लीकेज कम हुई है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को हुआ है। गौरतलब है कि 3 अन्य मंत्रालयों की तरफ से भी इस सेमिनार में भाग लिया गया था। ये सामाजिक अंकेक्षण मेरे ख्याल से इसका सिद्धांत ही है लोगों को जानकारी देना। किसको जानकारी देना? सोशल, सामाजिक, लेकिन इसमें उसका पूरा अभाव है। चाहे आवास का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे सामाजिक सहायता का हो। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला और सांसद GVL नरसिंह राव ने भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण विशाखापट्टनम में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, जहां 250 से अधिक संरक्षित नमूने रखे गए थे। संग्रहालय में सभी नमूने आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें केवल एक क्लिक के साथ पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी और ये विज्ञान के छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं और आम जनता के लिए बहुत उपयोगी है। रुपाला ने विशाखापट्टनम में मत्स्य पालन उद्योग, समुद्री खाद्य निर्यातक संघों, हैचरी मालिकों, उद्यमियों के कई प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की, जहां 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दुनिया भर में मछली उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उद्योग को निरंतर समर्थन देने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और राष्ट्रीय मत्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी 3 संस्थानों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और चर्चा किए गए मुद्दों को तुरंत मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को जावरा कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30,47,677 कृषक आवेदनों पर 1,058 करोड़ रुपए दावा राशि खातों में अंतरित करेंगे। राज्य स्तरीय सम्मेलन में रतलाम जिले के अलावा मंदसौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, नीमच, इंदौर, देवास जिलों के किसान भी सम्मिलित होंगे। इनमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राही प्रगतिशील कृषक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभान्वित कृषक शामिल हैं। इस दौरान किसानों को उन्नत खेती की नवीन फसल उत्पादन तकनीक से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। क्षमता वृद्धि विषय पर जानकारी दी जाएगी। प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए नेफेड और NCCF द्वारा किसानों से सीधे प्याज खरीदने की मांग पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस संबंध में निर्णय लेने के लिए 29 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बैठक में भाग लेगा। नेफेड और NCCF के माध्यम से 2,410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का केंद्र सरकार का निर्णय प्याज उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि नेफेड और NCCF के माध्यम से खरीदा गया प्याज अन्य राज्यों में निजी व्यापारियों को कम कीमत पर उपलब्ध होता है। इसीलिए राज्य के व्यापारियों को भी खरीद मूल्य से कम कीमत पर अपना प्याज बेचना पड़ता है। इससे व्यापारियों को घाटा होने लगा। उन्होंने नासिक जिले के कृषि उपज बाजार समिति में प्याज की नीलामी बंद कर दी थी। इससे प्याज किसान प्रभावित हुए। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लगातार 2 बैठकें कर मामले को सुलझाने की कोशिश की।
भारत सरकार की सहकार में समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF राजधानी नई दिल्ली में 53वीं आम सभा की बैठक हुई। बैठक के आयोजन के विषय पर NCPF के अध्यक्ष विशाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित की 53वीं राष्ट्रीय आम सभा की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक के आयोजन के क्या मायने रहे और भविष्य में इस बैठक के क्या परिणाम निकलेंगे, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह। सर, अगर बात करें NCCF यंग इंडिया की प्रतीक है, आप खुद एक यंग चेयरमैन इसकी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नए भारत की संकल्पना के मद्देनजर अगर इस बैठक को देखें 53वीं वार्षिक आम सभा, तो कितनी महत्वपूर्ण रही? देखिए, बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। मेरे बोर्ड में इफ़को के चेयरमैन भी हैं, नेफेड के चेयरमैन भी हैं और क्रिफ्को के चेयरमैन, तीनों जो शीर्ष समितियां हैं भारत के कोऑपरेटिव्स के अंदर, उनके तीनों के अध्यक्ष मेरे बोर्ड में हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि NCCF के इतिहास में हमने सबसे अधिक प्रॉफिट वर्ष 22-23 में किया था और पूरी जितनी हमारी AGM है उसने ध्वनि मत में हमारे सारे प्रस्ताव पारित किए और अपना विश्वास हम लोगों में दिखाया। वर्तमान में अगर बात करते हो इसकी कितनी कैपिटल है और जो आपने 29 करोड़ का लाभांश अर्जित किया, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और आपने कितना से वो डिविडेंड दिया है? देखिए, 17-18 में हम लोग 870 करोड़ का व्यापार कर रहे थे और 22-23 में हम लोग 2811 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। 17-18 में हम 4 करोड़ 70 लाख का हमारा मुनाफा था, ये अभी 29.25 करोड़ का मुनाफा है। तो ये अपने आप बताता है कि हमारा टर्नओवर 4 गुना बढ़ा है और हमारे प्रॉफिट्स आप ये समझे कि 6-7 गुना के लगभग बढ़ा है। कितना डिविडेंड आपने दिया है स्टेक होल्डर्स को? हमने 10% डिविडेंड इशू किया है और ये मुझे लगता है कि NCCF के इतिहास में बहुत समय के बाद हो रहा है। जब देश में उपभोक्ता से संबंधित खाद्य चीज़ें होती है, दाल हो या टमाटर हो, इस तरह की चीज़ों की कीमतें बढ़ती है तो NCCF एक विकल्प बन के देश के सामने आती है और इसका उदाहरण कई बार हमने देखा है। वर्तमान में भी आपका इनिशिएटिव चल रहा है, हर घर रसोई तक आप अभियान चला रहे हैं। देखिए, सरकार ने जब हमें टमाटर के दाम जब ऊंचे चले गए 200-250 रुपये के आसपास, तो उस समय सरकार ने हमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा और बहुत सफलता से NCCF ने उसमें काम किया। आज हम प्याज और भारत दाल के अंदर भी पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर 70 से ऊपर हमारे गाड़ियां चल रही हैं जो प्याज और चना दाल भारत दाल के नाम से हम पूरे दिल्ली को हम दे रहे हैं, दिल्ली NCR रीजन के अंदर, और धीरे धीरे करके हम पूरे देश के अंदर 500 सेंटर्स खोलने का हमारा लक्ष्य है। भविष्य में और भी कोई कार्य योजना? आप युवा है और युवाओं के दम पे भारत की 65% आबादी टिकी हुई है और देश उभरता हुआ राष्ट्र बन रहा है। हम समर्थन मूल्य पे खरीदी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के मध्य से हम PSS के अंदर हम खरीदी करने का काम शुरू करवाएंगे। तो ये थे NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह, जिनका मानना है कि 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में एक और जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 29 करोड़ का शुद्ध लाभांश अर्जित करने के बाद स्टेक होल्डर्स को 10% डिविडेंड देने का फैसला भी किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। देश में स्वच्छता ही सेवा मुहिम चलाई जा रही है। देश के तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ODF प्लस को लेकर भी एक अच्छी खबर है। देश के 75% गांव ODF प्लस हो गए हैं। इन सभी मसलों पर जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। एक तरफ पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ODF प्लस को लेकर के देश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सब पर बातचीत करने के लिए स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, स्वच्छता ही सेवा मुहिम चल रही है और 1 तारीख को भी सुनने में आया कि बहुत बड़े लेवल पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है इसको लेकर के। क्या तैयारियां इस वक्त हो रही है पूरे देश में और क्या अचीवमेंट अब तक मिल पाई है? बहुत ही अच्छे नतीजे अभी से ही सामने आ रहे हैं, जबकि ये पखवाड़ा अभी चल रहा है, लेकिन अभी आज के आंकड़ों के मुताबिक ही 13 करोड़ से ऊपर लोगों ने इन गतिविधियों में भाग लिया है। लाखों की गिनती में गतिविधियां हुई हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी अपलोड किए गए हैं। तो एक हमने पोर्टल तैयार किया है, स्वच्छ भारत का पोर्टल जो है, उस पर सभी ज़िले, सभी शहर
अपनी गतिविधियां चिन्हित कर रहे हैं और सभी विभाग सरकार के, केंद्र के हों चाहे राज्यों के हों, वो इन सब में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। भारत का हर व्यक्ति 1 घंटा 1 अक्टूबर के दिन इस पे स्वच्छता पर अपना समय लगाए और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे स्वयं भी किसी स्थल पर जाएंगे और स्वच्छता की गतिविधि में भाग लेंगे। और हम सभी ने सबसे ये बात करी है और सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश, चाहे शहर में हो चाहे ग्राम में हो, और भारत के सभी विभाग हमारे सरकार के और राज्यों के इसमें जुट गए हैं कि इन गतिविधियों को भी एक पोर्टल बनाया गया है जिस पे उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किस गांव में, किस शहर के किस वार्ड में क्या गतिविधि होगी, ताकि लोग इसमें आगे आएं। ODF को लेकर के भी एक बड़ी कामयाबी है, 75% जो बताया जा रहा है कि गांव जो है ODF प्लस हो गए, तो ये किस प्रकार से कामयाबी हासिल हुई है और आगे क्या टारगेट है अब आने वाले कुछ समय की बात की जाए तो? हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और आज हमें बहुत ही गर्व है कि इन गांव में से 75% से भी ज़्यादा गांव, यानी कि लगभग 4.5 लाख गांव ने ये कहा है कि उन्होंने ODF प्लस की सीढ़ी पर कदम अपना रख लिया है। तो पहली सीढ़ी पर वो पहुंच गए हैं ODF प्लस हो करके। इसका मतलब या उन्होंने तरल कचरे का प्रबंध कर दिया या ठोस का प्रबंध कर लिया है, और सभी किस्म का प्रबंध भी लगभग 1 लाख गांव ने कर लिया है। और ये विभाग नहीं कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है, ये हर गांव में हम कहते हैं कि ग्राम सभा में यह विचारा जाए और अगर हो गया है ये प्रबंध तो प्रस्ताव डाला जाए। वो जो प्रस्ताव है वो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन डलता है। तो इसका सब पूरा हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो आपने देखा कि ना केवल गोवर्धन मिशन, ना केवल स्वच्छ भारत ग्रामीण 2 की बात करें या फिर स्वच्छता ही सेवा मिशन की बात करें, ये तमाम योजनाओं के जरिए भारत संपूर्ण स्वच्छता की ओर लगातार तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मंगलवार को अरहर के बाजार में उतार चढ़ाव रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 25 सितंबर को अरहर का भाव था 11,000 रुपए। 26 सितंबर को ये 100 रुपए चढ़कर 11,100 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। यहां 25 सितंबर को अरहर का भाव 9,000 रुपए था। 26 सितंबर को इसमें 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 9,050 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में 20 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। यहां 25 सितंबर को अरहर का भाव 8,920 रुपए क्विंटल था, जो 26 सितंबर को 8,900 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 सितंबर को अरहर का भाव 8,990 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी आ सकती है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 25 सितंबर को मक्का का भाव था 2,075 रुपए। 26 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 2,100 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 सितंबर को मक्का का भाव 1,970 रुपए रहा। 26 सितंबर को इसमें 10 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव 1,980 रुपए क्विंटल हो गया।
उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 25 सितंबर को पीली मक्का का भाव 1940 रुपए था, जो 26 सितंबर को 25 रुपए चढ़कर 1965 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 25 सितंबर को मक्का का भाव 2000 रुपए था। 26 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्के की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार करें। किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। यहाँ केले के बाग से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके साथ ही नारियल की बुआई करें। वहीं साबूदाने की रोपाई कर सकते हैं। साबूदाने के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय लाल मिर्च की रोपाई करें। तमिलनाडु में बैंगन की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान केले की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई कर लें। यहीं लौकी की रोपाई करें। तमिलनाडु में आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। साथ ही नारियल की रोपाई के लिए समय उचित है। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान केले के बाग में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी केले में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में केले में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा काली मिर्च की तुड़ाई कर लें। काली मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। काली मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। वहीं सुपारी के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित ये समारोह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्षों के कामयाब सफर का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन मोड में है। देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी की।